राधे राधे बच्चों। बीच में 2 दिन हमारी वीडियोस नहीं आ पाई। इसके पीछे के हमारे कुछ व्यक्तिगत कारण थे और जैसे ही मुझे समय लगा हम आपके बीच में उपस्थित हुए। परसेंटेज ख़त्म हो चुका था और आज हम बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। आज की क्लास कल की क्लास तक जितने कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से आप शुरू होंगे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना और आगे तक पढ़ेंगे। ये वीडियो स्पेशली सुपर टीटी टीटी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो एयरफोर्स वाई ग्रुप के, नेवी एसएसआर के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये वीडियो जो 10+2 बच्चे अभी पास कर चुके हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो लोग एसएससी की कोचिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए कम महत्वपूर्ण होगा। उनके लिए वही एक्सरसाइजेस महत्वपूर्ण होंगी जिनकी अभी हम बात करेंगे आगे 2-3 दिन बाद। चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉमन मतलब है वो आप सब लोग समझते हैं। किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अर्थ क्या है। लगभग सभी जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अर्थ क्या है। जब हम किसी चीज़ को सस्ते में ख़रीद कर महंगे में बेच देते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब हम किसी चीज़ को महंगे में ख़रीद कर सस्ते में बेचते हैं तो लॉस होता है। यही बात तो है, यही बात है। अब इसी में कई तरह की होशियारी हम सभी लोग करते हैं। दुकानदार करता है, तो वो कैसी होशियारी हैं और क्या किस तरह से नाम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको समझिए। एक नाम होगा क्रय मूल्य, एक नाम होगा विक्रय मूल्य, एक नाम होगा अंकित मूल्य। इस तरह के नाम होंगे। इस नाम को इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको शॉर्टकट में हम सीपी बोलते हैं। और जिसमें बेचा जाता है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और इसको हम शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। ये हमारा कहलाता है एमआरपी, ये हमारा कहलाता है एमआरपी। ठीक। मैक्सिमम रीजनेबल प्राइस। तो मैक्सिमम रीजनेबल प्राइस वो होता है जो आप जनरली देखते हैं पीछे लिखा हुआ है। कई बार आप ऐसा देखते हैं कि किसी रजिस्टर में या किसी पेन में, मान लो किसी रजिस्टर में ₹120 लिखा है, दुकानदार आपको 100 रुपये की देता है। तो ये जो लिखा है ये एमआरपी है, जिसमें उसने दे दिया वो दुकानदार के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। आप बहुत कॉमन सी बात सोचिए कि ₹120 की चीज़ को अगर कोई दुकानदार तुम्हें 100 रुपये की देता है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि 120 की चीज़ को अगर उसने 100 की दी है तो क्या उसने 20 रुपये घाटा खाया होगा? नहीं। आपके अंदर भी इसका उत्तर नहीं होगा। आप पक्का सोचेंगे कि अरे उनकी ख़रीद 100 से कम की रही होगी, इसीलिए उन्होंने सस्ते में बेच दिया। ठीक है। तो आपने 3 तरह की बातों की कल्पना करी। अब मान लो उस दुकानदार ने वो चीज़ खरीदी हो 80 रुपये की, तो ये उसका सीपी हो गया। 80 की वो कानपुर से ख़रीद के लाया है और आके किसी छोटे टाउन में 100 की बेच रहा है, लेकिन एमआरपी 120 है। तो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो 120 की चीज़ को जब 100 रुपये में पाता है तो खुश हो जाता है। लेकिन जब हम इसके रेस्पेक्ट में इसको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि दुकानदार 80 रुपये की चीज़ को 100 रुपये में बेच रहा है, यानी फिर भी कितना कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है।
समझ में आ पाई बात कि नहीं आ पाई? बस इस तरह के सवालों का आपको हल समझना है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा बाद में आएगा, पहले और बेसिक टॉपिक समझ लेते हैं प्रॉफिट लॉस के। लेकिन प्रॉफिट लॉस किस तरह से आपको सीखना है, समझना है, ये हमने आपके दिमाग तक भर दिया होगा कि वास्तविकता में प्रॉफिट एंड लॉस का सेंस क्या है और क्या उसमें हमें सीखना होता है। आगे चलिए, छोटे छोटे फार्मूले जिन्हें हम रटा करते हैं अब नहीं रटेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेन जो है खरीदा है ₹5 की और बेच दिया है ₹3 में, तो आपको क्या हुआ? हानि हुई। क्या हुआ? हानि हुई। तो अगर आपसे पूछें कितने रुपए की हानि हुई तो आप कहेंगे 2 रुपए की। मैं कहूँगा आप ये 2 कहाँ से लाए, तो आप कहेंगे सर 5 - 3 किया। जो खरीदा उसका नाम आप सीपी कहते हैं इंग्लिश में, और जो बेचा वो क्या हुआ? एसपी हुआ। यानी जो लॉस बराबर आएगा वो आएगा सीपी माइनस एसपी। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसी क्वेश्चन को उल्टा देखिए, कोई पेन आपने खरीदा है ₹3 में, बेच दिया है ₹5 में। 3 रुपए की चीज़ को अगर आप 5 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने रुपए आप कमा रहे हैं? 2 रुपए। यानी इस समय आपको लाभ हुआ। कैसे जाना? इस 5 से इस 3 को घटा दिया। यानी अगर हमें प्रॉफिट कहना है तो प्रॉफिट बराबर बेचने वाला मूल्य पहले लिखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस तरह से लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बहुत बेसिक बात थी, मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम एकदम लर्निंग बैच की बात कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। अब बात आ जाती है लॉस परसेंट आप किस तरह से निकालेंगे। लॉस परसेंट आप कैसे निकालेंगे? देखो, परसेंट लॉस का हो या परसेंट प्रॉफिट का हो, परसेंट निकालते समय सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप परसेंट किसके साथ निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में आप परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपको किसी के रेस्पेक्ट में स्पेशली बात नहीं कही गई है तो फिर आप हमेशा लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में यानी कास्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने आपको परसेंटेज के बेसिक्स में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ एक बार परसेंट के बेसिक्स में जाइए, यूट्यूब में सारे वीडियोस पड़े हैं और आप उन्हें देख लीजिए। जिसके रेस्पेक्ट की बात होती है उसे हमेशा अपॉन में रखते हैं, उसे हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो यहाँ लिखेंगे लॉस। कैसे निकलेगा लॉस? यहाँ से निकलेगा, और अपॉन लागत मूल्य यानी सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है तो हम कहेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आप निकालें एसपी माइनस सीपी से, बटा सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला तब लगाना है जब आपसे लाभ प्रतिशत की बात करें। ये फार्मूला तब लगाना है जब आपसे लाभ प्रतिशत की बात करें। और हाँ, इसका भी ध्यान रखना है कि लाभ प्रतिशत में ये है, आवश्यक नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, जब तक ये बात ना कह दे कि किसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। एसएससी के सवालों में आजकल ये होने लगा है कि नीचे कभी कभी सीपी नहीं आ पाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में कभी ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ स्पेशली लिख के आएगा कि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के सापेक्ष करिए। तो जब लिख के आए तो भले नीचे एसपी लगा दो, अदरवाइज आपको सीपी ही लगाना है। ये बहुत बेसिक बात है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं एक टाइप नंबर 1 में। क्या है टाइप नंबर 1? देखते हैं। टाइप नंबर 1,
पहला टाइप ये है कि किसी पेन को ₹9 में बेचने पर, या कोई और यूनिट लिख लो, यहाँ पे कॉपी या पुस्तक लिख लो, ₹90 में बेचने पर दुकानदार को $900 लिख लो, दुकानदार को 10% की हानि होती है, 10% का लॉस होता है, हानि होती है पुस्तक की खरीद कितनी है, पुस्तक की खरीद कितनी है, ऐसा क्वेश्चन। किसी पुस्तक को ₹900 में दुकानदार को ₹900 में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, पुस्तक की खरीद कितनी है। अगर ₹900 में उसको हानि हो रही है तो इसका मतलब 900 से ज़्यादा की लागत आई होगी, तो हमें 900 से ज़्यादा की कीमत निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपने प्रतिशत ठीक से पढ़ रखा है तो सब आसान हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसका फ्रैक्शन बना लें, और दूसरा तरीका ये है कि इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज के मेथड से ही हल कर दें। जैसे मैं कहूँगा आपसे कि अगर 10% का लॉस है तो 10/100 करेंगे, 1/10 आएगा। इसका मतलब जो चीज़ ₹10 की है उसमें ₹1 का लॉस हो रहा है, ₹1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ है कितने रुपए की? ₹900 की। तो अगर वो चीज़ ₹900 की है, 1/10 का मतलब जो चीज़ 10 की है वो चीज़ कितने की बेचनी पड़ेगी? 9 की। 1 का घाटा, तो 9 बराबर अगर 900 का है तो 1 बराबर 100 का, और एक्चुअली कितने की है वो? 10 के बराबर, यानी 100 × 10 1000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, दूसरा तरीका इसका क्या है वो समझिए। कोई भी अमाउंट हमेशा 100% होता है बच्चों, कोई भी अमाउंट हमेशा 100% होता है। अगर हमें उसका 10% नहीं मिला तो इसका मतलब 90% मिला, और 90% किसके बराबर है? 900 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 100 के, सॉरी 10 के, और 100% किसके बराबर होगा? 1000 के। तो उसका जो एक्चुअल लागत है पुस्तक की वो कितनी है? 1000 टाइप नंबर 1 हो गया। इस तरह के ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप हल करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल्स हम ज़्यादा नहीं दे सकते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर आपको परेशानी होगी। आगे हम बढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 में चलेंगे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या है? किसी घड़ी को बेचने पर 30% की हानि होती है, हानि होती है यदि उसे ₹80 अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता तो 20% का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता।
प्रॉफिट होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। यदि घड़ी पर 10% का लाभ लिया जाए, 10% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत जल्दी आएगा। किसी घड़ी को बेचने पर 30% की हानि होती है। यदि उसे रुपए 80 अधिक में बेचा जाता तो रुपए 20% का प्रॉफिट होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। यदि घड़ी पर 10% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यानी कोई घड़ी है, किसी रेट में उसको जब बेच रहा है कोई दुकानदार तो उससे 30% लॉस हो रहा है। अगर वो रेट में केवल 80 रुपये का इजाफा कर दे, अगर रेट में वो 80 रुपये की वृद्धि कर दे तो उससे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि घड़ी कितने रुपए में वास्तव में दुकानदार ने खरीदा था या दुकानदार के लिए उसका लागत मूल्य क्या था। और इसी में कह रहा है कि अगर दुकानदार मात्र 10% का लाभ लेकर उसे बेचना चाहे तो घड़ी कितने रुपए में बिकेगी। बच्चों यहाँ से बात को समझिए कि अगर घड़ी 100 रुपये की थी और उसे 30 रुपये की हानि हो रही थी तो इसका मतलब वो 70 में बेच रहा था पहले। अब चूंकि घड़ी है 100 ही रुपये की, लेकिन अब लाभ उसको कितना हो रहा है 20%, यानी वो जो 100 रुपये की घड़ी थी वो कितने में बेच रहा है 120 रुपये में। पहले कितने में बेच रहा था 70 रुपये में, घाटा था 30 रुपये का। अब उसने 120 में बेचा, 20 रुपये का लाभ हुआ। ये 70 से 120 की यात्रा कितने रुपए में हो पाई 80 रुपये में। जैसे यहाँ से उसने 80 रुपये बढ़ाए तो यहाँ पहुँचा और उसको प्रॉफिट होने लगा। यही क्वेश्चन तो है। यानी अगर हम देखें तो 70 से 120 तक जाने में इंक्रीमेंट कितना है 50 का। 70 से 120 तक जाने में इंक्रीमेंट कितने का है 50 का, 50। तो अब इसको हमें समझना है, या हम इसको शॉर्टकट में अपनी जो लाइव क्लास में पढ़ा देते हैं वो ये पढ़ा देते हैं परसेंटेज डिफरेंस इक्वल टू वैल्यू डिफरेंस। और ये वास्तव में वैल्यू का डिफरेंस ही है। 80 रुपये अधिक का मतलब ये हुआ जितना पहले था उससे 80 ज़्यादा, यानी ये अंतर है दोनों धनों का। अगर घटाएंगे दोनों धनों को तो 80 ही आएगा। तो यहाँ हमारी बात को आप ध्यान रखना ऐसे सवालों में, परसेंटेज डिफरेंस बराबर वैल्यू डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंस। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस बराबर वैल्यू डिफरेंस। इसका अर्थ ये हुआ, अच्छा इसका अर्थ है 2% को घटाना, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, लॉस है तो माइनस लेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 20% का प्रॉफिट है तो +20, और डिफरेंस करना यानी घटाना है। लॉस कितने का है 30 का है तो -30 लिखना पड़ेगा क्योंकि लॉस है, और लॉस के लिए हम कैसा साइन यूज करेंगे माइनस, इक्वल टू वैल्यू डिफरेंस कितने की है 80 रुपये की है तो ये लिख देंगे, यानी 50 इक्वल टू 80 रुपीज़। 50% इक्वल टू 80 रुपीज़। बात समझ में आई। 50% इक्वल टू 80 रुपीज़, इसका मतलब कोई भी घड़ी हो कुछ भी हो 100% ही होगा, यानी उस घड़ी की एक्चुअल कीमत कितनी है 160 रुपीज़। RS अग्रवाल के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आप उन्हें घर में लगाइएगा। अब ये जो 160 रुपये की घड़ी है फाइनली, यानी 160 रुपये उसकी लागत है, लेकिन दुकानदार से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दुकानदार अगर 10% का लाभ ले ले
यानी 160 में अगर वो 10% का लाभ लेगा तो 16 रुपये आएगा। या डायरेक्ट आप 110% निकाल दीजिए। 11 छक्का 66, 11 1 11 6 17, ठीक है। 11 छक्का 66, 11 1 11 6 17, 176 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। वहाँ भी 16 रुपये आ रहा था, आगे इसे में 16 जोड़ देते। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट की बात आज की क्लास में भी हम करेंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिए। बच्चों, एक बहुत प्रोमिनेंट फॉर्मूला है, पीछे हम समझा के आपको आए थे, और जितने भी कंसिक्वेंट वैल्यूज़ होंगी उन सब के लिए लगेगा, नाम है MN फार्मूला। जितनी भी कंसिक्वेंट वैल्यूज़ होंगी उन सब के लिए लगेगी MN फार्मूला फॉर कंसिक्वेंट परसेंट चेंज ऑन सेम अमाउंट, ठीक है। कुछ यूं समझिए कि जैसे आपसे कहा गया कि आपके पास कोई 100 रुपए की चीज़ थी, आपने पहले उसका रेट 10% बढ़ा दिया, 110 की हो गई, फिर इसका रेट 10% बढ़ा दिया तो 120 की थोड़ी होगी, 121 की होगी, ठीक है। पहले यहाँ कितना बढ़ाया था 10%, यहाँ कितना बढ़ाया था 10%, लेकिन ये जो 100 वाली चीज़ थी वो कितने की हो गई 121। इसका मतलब फाइनली बढ़ा कितना 21%, जबकि तुम अगर यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आएगा 20%। यही है कंसिक्वेंट परसेंटेज चेंज में फाइनली परसेंटेज कैलकुलेट करना। और ये फार्मूला जो हम MN की तरह डिजाइन करते हैं, आप कहीं भी किसी भी समय लगा सकते हैं। शर्त ये है कि परसेंटेज ऑन सेम अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट अलग अलग नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट में चीज़ें होनी चाहिए, मल्टीपल में चीज़ें होनी चाहिए, ऐड में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए कहाँ कहाँ यूज होगा। सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपने देखा अभी 100 की चीज़ थी, पहले 10% बढ़ाई गई, 110 हो गई, फिर 10% बढ़ाई गई, 121 हो गई, 21% इंक्रीमेंट लग गया, जबकि आपको दिख कितना रहा है 20% दिख रहा है। तो चाहे तो आप उसको 100 मान करके लगा लीजिए, या फिर अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो फार्मूला आपको लगभग याद हो चुका होगा, M+N+MN/100। देखिए आप ध्यान से इसमें रखिए, 10 + 10 गुणा 10/100 यानी 20 + 1 = 21, राइट। अब ये जो MN फार्मूला है, इस MN फार्मूला में आपको जो भी निकालना हो, जैसे मान लो कभी कभी हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ता है, जिसे समतुल्य बट्टा आप कहते हैं, ठीक है। फार्मूला सेम होता है। ध्यान रखना, अगर इंक्रीमेंट किसी चीज़ का हो रहा है, इंक्रीजिंग के केस में प्लस लेना है और डिक्रीजिंग के केस में माइनस लेना है, डिस्काउंट के केस में भी माइनस लेना है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी बाइक की कीमत को 10% बढ़ाया गया, परंतु देश में लॉकडाउन के कारण
आई आर्थिक तंगी के कारण उसकी कीमत 15% घटा दी गई। प्रारंभिक मूल्य की तुलना में परिणामी प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए इस तरह से, तो बढ़ाया गया 10%, घटाया गया -15%, आप MN लगा दीजिए। फाइनल परसेंटेज चेंज 10 - 15 प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 × 15/100 -5 यहाँ बचेगा और यहाँ आ जाएगा -15/10। 5 × 15 5 दूना 10, माइनस बाहर ले लो। 5 सही 3/2% की फाइनल कमी हो जाएगी। मतलब गाड़ी जितने की स्टार्टिंग में रही होगी उससे भी 5 सही 3/2% कम हो जाएगी। आप इस सवाल को 100 मान के भी लगा सकते हैं दोस्त। 100 मानिए, बढ़ाया गया रेट 10%, तो नया रेट 110, फिर 110 का 15% निकाल के 110 में घटा दीजिए, या डायरेक्ट 110 का 85% निकाल लीजिए, फिर आप 100 से उसको घटाइए, तो आपको पता चलेगा कि प्रारंभिक मूल्य की तुलना में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और इसको आप जो भी बच्चे अभी लर्निंग में हो, नए हो, वो लोग इसके वीडियोस को देख करके और इसके नोट्स बनाते जाएं। बाकी क्लास अगले दिन चलेगी। तब तक के लिए आप सब लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया हो। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।